पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है उसने पूरे भारत को हिला दिया है। गैंगस्टर और पॉलिटिशियन आपस में मिल रहे हैं। अतीक अहमद के बेटे अशरफ को एक एनकाउंटर में मार गिराया है और उसके कुछ ही दिनों बाद 3 लोगों ने अतीक अहमद और उसके भाई को निपटा दिया था। अब भारत में 2 तरह के लोग हैं जो अपने पॉइंट दुनिया के सामने रखते हैं। एक है वो लोग जो इसे पूरी तरह लॉ एंड ऑर्डर फेलियर मानते हैं, कहते हैं कि अतीक की सुरक्षा में यूपी पुलिस ने गंभीरता नहीं दिखाई है, और दूसरे हैं वो लोग जो इस बात को सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक कॉमन मैन होने के नाते मैं कंफ्यूज हूँ, आई डोंट नो व्हाट टू फील। तो मैंने इस बात पर और पढ़ना शुरू कर दिया, समझने की कोशिश की कि एक ऐसा इंसान जिस पर 17 साल की उम्र में मर्डर का आरोप लग गया, और इतना ही नहीं वो लगातार 5 बार पॉलिटिक्स जीत का लीडर कैसे बना, क्राइम और राजनेताओं को क्या कनेक्शन है और इसकी शुरुआत कैसे हुई। आज की इस वीडियो में हम फंडामेंटल प्रॉब्लम के बारे में बताएंगे। ऐसे प्रॉब्लम्स जिनसे गैंगस्टर हीरो बनते हैं, गैंगस्टर लीडर बनते हैं, सेलिब्रेट होते हैं और वो पनिशमेंट से बच जाते हैं। और आपको इस वीडियो का पॉइंट समझना है तो वीडियो को बिना स्किप करके देखना, और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हो या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा देना। 15 अप्रैल की रात में मेडिकल टेस्ट करवाने जा रहे अतीक अहमद और उसके भाई की 3 लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। कौन है अतीक अहमद, आखिर क्या है इसका पॉलिटिक्स से कनेक्शन? चलो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये इंसान कौन है, उसकी जिंदगी एक आम आदमी से लेकर एक माफिया डॉन की जर्नी कैसी थी। अतीक अहमद को कई लोग यूपी का फर्स्ट गैंगस्टर बोलते हैं, क्योंकि फर्स्ट गैंगस्टर इसलिए क्योंकि वह पहले इंसान थे जो यूपी के गैंगस्टर एक्ट में बुक हुए थे। इनके ऊपर पहला केस तब लगा था जब ये 17 साल के थे, और ये कोई चोरी का नहीं बल्कि मर्डर का केस था। अगर आपने अगस्त 2012 में रिलीज फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी है तो इस फिल्म में आपने देखा होगा कि अतीक अहमद जैसे कई गैंगस्टर पैसे कमाते थे, वो अच्छी तरह से दिखाया गया है। ये कोयले की चोरी करते थे, कोयला एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता था और वो लोग उन्हीं ट्रेनों से कोयला चुराया करते थे, और फिर वो धीरे धीरे अपग्रेड हुए और सीधा सरकार को धमकाने लगे ताकि वो ट्रेन के पार्ट्स बनाने का काम उनके फेवरेट बिजनेसमैन को मिल जाए, ताकि वो अपनी इलीगल चोरी से सीधा लीगल चोरी कर सके। आज के प्रयागराज यानी इलाहाबाद में चांद बाबा नाम के गैंगस्टर का सिक्का चलता था। पुलिस और राजनेता उनसे डरती थी। उस समय सरकार अपराध को खत्म करने के लिए वो एक गैंग को दूसरी गैंग से लड़वाती थी ताकि दोनों गैंग के मेंबर एक दूसरे को खत्म कर दे। लेकिन एक समय ऐसा आया, अतीक अहमद को पुलिस ने पकड़ लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि अतीक अहमद का गेम अब खत्म हो गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि दिल्ली से एक कॉल आया और अतीक अहमद को छोड़ दिया गया। इसके बाद अतीक अहमद समझ गया कि क्राइम छोटा गेम है, बड़ा गेम है पॉलिटिक्स। 1889 में वो पॉलिटिक्स में उतरे। उन्होंने इलाहाबाद वेस्ट असेंबली से इलेक्शन लड़ा और वो जीत भी गए, वो भी एक बार नहीं बल्कि 5 बार। पॉलिटिशियन बनने के बाद उसकी क्राइम की दुकान बंद नहीं हुई, इनफैक्ट और ज्यादा बढ़ गई। आज तक उनके अगेंस्ट 100 से ज्यादा केस दर्ज हैं। इनमें मर्डर, किडनैपिंग, वसूली जैसे कई केस दर्ज हैं। 2004 में उन्होंने अपनी सीट अपने भाई को देने की सोची, लेकिन उनका भाई समाजवादी पार्टी राजू पाल से हार गया। अगले ही साल जब राजू पाल रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करने के लिए अपने गांव जा रहा था कि तभी राजू पाल का मर्डर कर दिया गया। अब यहाँ से अतीक अहमद का पॉलिटिकल करियर खत्म होने लगा। उन्हें 3 साल राजू पाल मर्डर केस में जेल में रखा गया, लेकिन जेल में रहने के बावजूद भी वो अपने क्रिमिनल एम्पायर को कंट्रोल करते थे, और वो ऐसा इसलिए कर पाते थे क्योंकि इलाहाबाद में उनका ही सिक्का चलता था। और इसके बाद पुलिस ने अतीक को इलाहाबाद से देवरिया जेल में शिफ्ट कर दिया। पुलिस ने सोचा कि अब उनका क्राइम कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने देवरिया जेल में एक जाने माने बिजनेसमैन मोहित जायसवाल को किडनैप कर लिया और जेल में ही रहकर प्रॉपर्टी पेपर पर साइन करवा लिए। सोचिए, हमारा सिस्टम इतना कमजोर है कि एक क्रिमिनल जेल में बैठकर क्राइम कर सकता है। जो जजेस थे वो उनके केस को सुनने से डरते थे। उनके बेल के केस से 10 हाईकोर्ट जजेस ने खुद को बाहर करवाया था और कहा था कि नहीं भाई, कोई और जज को देखो। इसके बाद उन्हें बरेली, इलाहाबाद और गुजरात के साबरमती जेल में रखा गया। पुलिस कहती है कि अतीक अहमद ISI और लश्कर ए तोयबा से संबंध थे और उन्होंने इसे कंफर्म भी किया था। इन्वेस्टिगेशन जारी थी और कुछ दिनों बाद अतीक अहमद और उसके भाई को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था कि तभी 3 हमलावरों ने अतीक और उसके भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। अब अतीक अहमद का एक वीडियो सामने आया है जिसमें साफ देखा जा सकता है कि मौत से ठीक कुछ समय पहले अतीक ने किसी को इशारा किया। आखिर कौन है वो जिसे अतीक ने इशारा किया? अब पुलिस इसका पता लगाने की कोशिश कर रही है।
है कि अतीक अहमद ने किसे इशारा किया था। क्या अतीक ने खुद को मरवा दिया या फिर किसी और ने अतीक और उसके भाई को मौत के घाट उतार दिया। माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ मर्डर केस में पुलिस ने 3 शूटर्स को अपने कब्जे में ले लिया है। यूपी पुलिस ने तीनों आरोपियों को 4 दिन की रिमांड में रखा है। आरोपियों ने पहले दिन खुलासा किया कि उन्होंने अतीक और अशरफ पर कुछ सेकंड पहले आगे पीछे फायरिंग की थी, लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर उन तीनों शूटर्स को रास्ता दिखा कौन रहा था। यूपी पुलिस के मुताबिक सन्नी सिंह ने बताया कि वो माफिया डॉन सुंदर भाटी गैंग में रह चुका है। सन्नी ने ये भी बताया कि जब वो हमीरपुर जेल में बंद था तब वो सुंदर भाटी के गैंग में शामिल हुआ था। और इतना ही नहीं, सन्नी ने लवलेश तिवारी और अरुण मौर्य को हत्या में शामिल किया था। अरुण ने बताया कि जिस पिस्टल से अतीक और अशरफ को उन्होंने मारा था वो लाखों की है। अरुण ने बताया कि ये पिस्टल उसने पानीपत के एक दोस्त से लिया था। आरोपियों ने ये भी बताया कि अतीक और अशरफ को तो हम 14 अप्रैल को ही मार देते जब वो अदालत जा रहा था, लेकिन जब हमने देखा कि अतीक की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट है तो हमने अपना प्लान कैंसिल कर दिया। अब सन्नी ने सबसे बड़ा खुलासा किया है कि वो किसी के लिए काम नहीं करता, वो खुद में एक बड़ा डॉन है। उसने ये सब शोहरत और पैसा कमाने की चाहत में किया है, इसीलिए उसने अतीक की हत्या कर दी। उसके बाद लवलेश तिवारी ने बताया कि वो एक हिंदू है और उसने मशहूर होने के लिए अतीक और अशरफ की हत्या कर दी। अरुण ने बताया कि अतीक और अशरफ की हत्या के बाद वो ढेर सारा पैसा और पब्लिसिटी पाना चाहता था। अब देखना ये होगा कि पुलिस तीनों शूटरों से कितना जल्दी अतीक और अशरफ की हत्या का खुलासा कर पाते हैं। अगर आपको हमारी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को शेयर कर देना और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।